सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अ टॉपिक क्लाइमेट। इस लेक्चर के हमारे 3 मोटो हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट में फर्क क्या है। दूसरा हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ पाकिस्तान। तीसरा हम पढ़ेंगे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट क्या है जो बच्चों को आज तक समझ में नहीं आता। हम ये 3 चीजें इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आपकी जो चीज है वो है वेदर। वेदर क्या होता है? वेदर आपका होता है शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म होता है, ये आपका डेली चेंज होता है। जैसे आज का वेदर बड़ा सनी है, कल का वेदर रेनी हो सकता है, परसों का वेदर क्लाउडी हो सकता है। तो ये हर दिन का वेदर चेंज होता है। तो वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म का होता है, वो डेली का होता है। डेली वो वेरी कर सकता है। ये कुछ कॉमन वेदर्स हैं। sunny, partially cloudy, rainy, windy, stormy, snowing, foggy, freezing rain। ये सारे आपके वेदर्स हैं जो दिन ब दिन तब्दील हो सकते हैं, बदल सकते हैं। एज कम्पेयर टू क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म की गेम। क्लाइमेट है लॉन्ग टर्म की गेम। ये कहता है कि मैं 30 साल तक तो मिनिमम नहीं बदलूंगा। ये बड़ी गेम कि आपके क्लाइमेट का अगर हम बात करें कि कराची का क्लाइमेट जून जुलाई में क्या होता है, वो थोड़ा सा गर्म होता है। दिसंबर जनवरी फरवरी में ठंडा होता है। तो ये क्लाइमेट है। क्लाइमेट आपके एक बिगर पिक्चर दिखाता है। वो डेली टेम्परेचर्स को नोट डाउन नहीं करता। डेली टेम्परेचर जो नोट डाउन करता है वो होता है वेदर। क्लाइमेट रिफर्स टू द एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस such as temperature, rainfall, humidity, air pressure and wind speed and direction of a place over a long period of time, typically spanning 30 years or more. वेदर डेली होता है, क्लाइमेट लॉन्गर टर्म का होता है। ये ईयर्स में बातें होती हैं कि कराची का क्लाइमेट कैसा है, जून जुलाई में गर्म है, ये बात। फिर आपके 4 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। देयर आर 4 क्लाइमेटिक जोन्स। नंबर 1 इज हाईलैंड क्लाइमेट, number 2 is lowland, number 3 is coastal, and the number 4 is arid। ये 4 क्लाइमेटिक जोन्स हैं आपके पाकिस्तान में। ठीक है, ये सबसे पहला हाईलाइन क्लाइमेट। हाईलाइन क्लाइमेट क्या होता है? ये कवर करता है नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान एंड द वेस्टर्न माउंटेन्स को। तो हाईलाइन क्लाइमेट नॉर्दर्न माउंटेन्स को कवर करता है एंड द वेस्टर्न माउंटेन्स। ये पहाड़ी इलाके जहाँ पर सर्दी ज्यादा होती है, उस एरिया में वो उस एरिया का जो क्लाइमेटिक जोन है उसको आप कहते हो हाईलैंड। जैसे कि सवात, मरी, ये सब हाईलैंड में आता है। दिस इज हाईलैंड। ओके। नंबर 2 इज लोलैंड। लोलैंड बेसिकली आपका इंडस प्लेन को कवर करता है। अपर इंडस प्लेन एंड द लोअर इंडस प्लेन। ये दोनों जो पंजाब के एरिया और जो सिंध के एरिया को कवर करता है उसको आप कहते हो लो लैंड क्लाइमेट। नंबर 3 इस कोस्टल। कोस्टल क्या होता है? कोस्टल होता है कोस्ट के पास वाला एरिया। ये जो ब्लैक से मैं शेड कर रहा हूं, ये है आपका कोस्टल एरिया। ये आपका मकरान कोस्ट और सिंध कोस्ट को कवर करता है। एंड नंबर 4 एंड द लास्ट क्लाइमेटिक जोन इज एरिड। अब एरिड क्लाइमेटिक जोन कहाँ होता है? ये आपके 2 हिस्सों में होता है। एक आपका होता है ईस्टर्न जोन में, यहाँ पर जहाँ पर आपका थर पार्कर है, और यहाँ पर जहाँ पर आपका खड़ान डेजर्ट है। ठीक है, अब मैं आपको आपके लिए दोबारा लिख भी देता हूँ। हाईलाइन क्लाइमेट आपका कवर करता है नॉर्थ एंड वेस्टर्न माउंटेन्स को। नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स को कवर करता है। हालांकि जो लो लैंड क्लाइमेट है ये आपका कवर करेगा इंडस प्लेन को, जो आपका पंजाब एंड सिंध का रीजन होता है। कोस्टल क्लाइमेट आपका कवर करेगा सिंध कोस्ट एंड मकरान कोस्ट को। ये दोनों एरिया को कवर जो करता है वो होता है कोस्टल क्लाइमेटिक जोन। And the number last and the last, the arid climate zone covers basically the eastern, the south, east
eastern part, that is your Thar Desert, and the southwestern part, that is your Haran Desert. ये दोनों डेजर्ट को जो क्लाइमेटिक जोन कवर करता है उसको कहते हो एरिड। अब एक कॉन्सेप्ट है, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, सर ये एरिड क्या होता है? ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। आ जाए, तीन चीजें बेसिकली आपकी होती हैं। सबसे पहला आपका होता है ह्यूमिड, दूसरा होता है सेमी एरिड, तीसरा आपका होता है एरिड। ह्यूमिड क्या होता है? ह्यूमिड कवर करता है, ह्यूमिड वाले एरियाज वो होते हैं जहां पर आपकी 750 मिलीमीटर से एनुअली ज्यादा बारिश होती हो। अगर जिस एरिया में आपकी 750 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है, उस एरिया को आप कहोगे ह्यूमिड। सेमी एरिड कंडीशन वो होती है, वो एरिया कहलाता है जहां पर आपकी 250 से 750 मिलीमीटर तक रेनफॉल हो। एंड द थर्ड इज एरिड। एरिड उस एरिया को कहेंगे जहां पर लेस देन 250 मिलीमीटर एनुअली। एनुअली मीन्स ईयरली, ईयरली मीन्स सालाना। ह्यूमिड कंडीशन वो होती है, ह्यूमिड एरिया आप उसको कहोगे जहां पर 750 मिलीमीटर से एनुअली ज्यादा बारिश होती हो। सेमी एरिड एरिया आप उस एरिया को कहोगे जहां पर 250 से 750 मिलीमीटर के दरमियान बारिश हो। एंड द थर्ड, द एरिड, आप उस एरिया को कहोगे जहां पर लेस देन 250 मिलीमीटर तक रेनफॉल हो। आप समझ गए? एक और बात और स्पेसिफिकेशन पर मैं जाता हूँ कि एरिड का मतलब क्या होता है। एरिड का मतलब तो हमने देख लिया कि 250 मिलीमीटर से कम बारिश वाले एरिया को कहते हैं। और क्या होता है, यहाँ पर आपकी ड्राई कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर आपकी हवा में नमी नहीं होती, खुश्क हवा होती है। यहाँ पर आपका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। यहाँ पर आपका वार्म टेम्परेचर आप कह सकते हो। टेम्परेचर भी ज्यादा है, वार्म टेम्परेचर के एरिया में एरिड क्लाइमेट होता है। एरिड क्लाइमेट की वजह से वार्म टेम्परेचर है और लेस रेनफॉल है, 250 मिलीमीटर से कम बारिश। ओके, तो ये हमने यू में सेमी एरिड एरिड कंडीशंस के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हम थे हमारे जो मेन टॉपिक पर कि आपके चार क्लाइमेटिक जोन्स हैं, हाईलैंड, लोलैंड, कोस्टल एंड एरिड। हाईलैंड क्लाइमेट क्या है? जो नॉर्थ और वेस्टर्न माउंटेन्स को कवर करता है, जहां पर आपकी कोल्ड विंटर होती है और माइल्ड समर। जहां पर आपकी कोल्ड विंटर है और माइल्ड समर। भी कोल्ड माइल्ड, सर ये क्या चीज पढ़ा रहे हो? ये कोल्ड कोल्ड माइल्ड होता क्या है? आज इसका भी हल है। ये देखो, अगर 40 एंड अबव टेम्परेचर है उसको आप कहोगे वेरी हॉट। 31 to 39 है उसको आप कहोगे हॉट। 21 to 30 को कहोगे वार्म। 10 to 20 को माइल्ड। 3 को 9 को कोल्ड। -5 to 2 को कोल्ड। एंड बिलो -5 इज वेरी कोल्ड। सो ये दोबारा से एक दफा देख लो, इसको गौर से पढ़ लो, सीख लो। आपको ये टर्मिनोलॉजीज यूज करना आनी चाहिए पेपर में। और एग्जाम में खुश होगा कि आपको पता है कि कोल्ड टेम्परेचर कौन सा होता है। कोल्ड टेम्परेचर इज 3 to 9 डिग्री। तो अभी हमने क्या देखा कि हाईलैंड क्लाइमेट में आपके कोल्ड विंटर होती है और माइल्ड समर होती है और रेनफॉल सारे सीजन में होती है। ठीक है, अब आप आ जाएं तो लो लैंड क्लाइमेट। लो लैंड क्लाइमेट में माइल्ड विंटर होती है और वार्म समर होती है। ये आपका पंजाब और सिंध के एरिया को हम रिफर कर रहे हैं। और एरिड मैंने आपको बता दिया कि एरिड में तो बहुत गर्मी होती है। ठीक है, उसके अंदर वार्म टू हॉट समर्स होते हैं। ओके, ये हमारे चार क्लाइमेटिक जोन्स थे। होपिंग कि आपको ये सब क्रिस्टल क्लियर होगा। ये एक डिटेल मैप है आपके क्लाइमेटिक जोन का।
इसको आप ध्यान से फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप इसको पढ़ सकते हो, इसको समझ सकते हो। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें भी और समझ में आएँगी। ये इतना डिटेल आपके टॉपिक का आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पर अगर आपको अच्छी तरीके से क्लाइमेट का चैप्टर समझना है, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान में 4 सीज़न होते हैं, एक विंटर होता है, एक अर्ली समर होता है, एक लेट समर होता है, एक होता है पोस्ट मानसून। ये 4 सीज़न हैं पाकिस्तान में, ठीक है? फिर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ पाकिस्तान। ये जो टॉपिक है, ये बच्चों को इंतहाई मुश्किल लगता है और ये जो टॉपिक है, जो बहुत दफ़ा आपके पेपर में टेस्ट होता है 4 मार्कर का। वो बोल देता है कि 2 फैक्टर्स बताओ टेम्परेचर ऑफ पाकिस्तान के वेरी के। कैसे कौन से 2 फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपके टेम्परेचर ऑफ पाकिस्तान जो है वो वेरी करता है कि कराची में क्यों ठंडक है, मुल्तान में क्यों गर्मी है? फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद में क्यों ठंडक है, कराची में क्यों गर्मी है? मुझे 2 फैक्टर्स बताओ। तो आपको वो क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको ये 2 फैक्टर्स आपको लिखने पड़ते हैं। मैं आपको 3 से 4 फैक्टर्स पढ़ाऊँगा दैट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। सबसे पहला है आपका लैटिट्यूडनल इफेक्ट विद द एंगल ऑफ द सन। लैटिट्यूड एंड द एंगल ऑफ द सन, ये समझिए। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा, बहुत सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, ये है, ये आपका सन है, ठीक है? और ये जो है, ये है आपका अर्थ। येलो वाला सन है और ब्लैक वाला आपका है अर्थ। बहुत सिंपल। अच्छा, अर्थ के सेंटर में एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जिसको आप कहते हो इक्वेटर। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, वेट अ मिनट, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। कभी पूछा है, कभी मालूम करा है किसी से सर क्यों होती है इक्वेटर में गर्मी? आज सीखोगे। आज आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे। आज आपको समझ में आएगा पाकिस्तान का वेदर, पाकिस्तान का क्लाइमेट, क्यों मुल्तान में इतनी गर्मी होती है। मुल्तान में 50 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है। मुल्तान की गर्मी इतनी है कि कराची वाले बर्दाश्त नहीं कर सके और इस्लामाबाद में बड़ी ठंडक होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके इस लेक्चर से क्लियर होंगे। चलो, तो जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती है आपकी इक्वेटर की तरफ। ये स्ट्रेट लाइन, और मैथ्स के टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो सबसे कम रास्ते की होती है, वो जल्दी पहुंचती है क्योंकि वो शॉर्ट है। अब आप देखो, यहाँ की जो लाइन है, जो टेढ़ी लाइन है, जो एक डायग जो आप कहोगे एक एक ऊपर से जा रही है लाइन, विच इज ऑल्सो स्ट्रेट, पर वो वो परपेंडिकुलर लाइन नहीं, वो 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही, वो 180 का एंगल, वो जीरो का एंगल नहीं बना रही, वो थोड़ी ऊपर से जा रही है, तो वो स्लांट है। ये स्लांट जो लाइन है, इसको पहुंचने में, अर्थ को पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा एज कंपेयर टू द स्ट्रेट लाइन, द परपेंडिकुलर लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन है, जो इक्वेटर की तरफ जा रही है, सन की रेज डायरेक्ट इक्वेटर की तरफ जा रही है, जिसमें वो सन की रेज जल्दी पहुंचती है। जब जल्दी पहुंचेगी तो हीट ज्यादा अर्थ पर फेंकेगी, उस जगह पर ज्यादा हीट फेंकेगी। दूसरा जो स्लांट है, जो थोड़ा सा एंगल बना रही है, जो फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री का एंगल बना रही है, तो जब एंगल ऑफ द सन बढ़ेगा, इसका मतलब लाइन उतनी स्लांट है। इसका मतलब सर जी ये है कि सन की रेस को पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो स्लांट है उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। जो स्लांट रेज़ हैं उनका जो उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका मतलब उसको पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो वो हीट जो है वो अपनी इंटेंसिटी को कम कर देगी। एक और बात, अब देखो, अब सन की रेज़ बहुत स्लांट होती हुई जा रही है।
फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो एंगल बना, ये बना 40 डिग्री, सही है। अब सन की रेज ज्यादा स्लांट है, जो नॉर्थ पोल पर पड़ रही है वो बहुत ज्यादा स्लांट है। इसका मतलब उसको और ज्यादा डिस्टेंस लगेगा पहुंचने में टुवर्ड्स द अर्थ, जिसका मतलब अब आपकी जो हीट की इंटेंसिटी है वो और कम हो जाएगी। जब और कम हो जाएगी इसका मतलब टेम्परेचर और गिर जाएगा। सो we call this line the number one, and we call this line the number two, and we call this line the number three. तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो नंबर वन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद नंबर टू का होगा, इसके बाद नंबर थ्री का होगा, क्योंकि जो थर्ड लाइन है वो सबसे ज्यादा स्लांट है, वहां पर आपका एंगल सबसे ज्यादा है। तो एंगल और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन है। जो एंगल और टेम्परेचर का रिलेशन है वो नेगेटिव है। अगर एंगल बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि जितना एंगल बढ़ेगा, ये देखो, ये आपका है 0 डिग्री। जितना आपका एंगल बढ़ता जाएगा उतने आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा इसका मतलब सन की रेस को पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब आपका टेम्परेचर भी फॉल करेगा। चलो एक और, अब आपको अगर फिर भी आपको शक है कि नहीं असल भी ये तो मुश्किल है, ये तो मैं नहीं मानता, प्रैक्टिकल एग्जांपल हम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट हमने बनाया और यहाँ पर हमने एक पॉइंट बनाया, ठीक है। ये मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको हमने दे दिया पॉइंट ए, इसको हमने दे दिया पॉइंट बी, और यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी और दूसरी हमने लाइन खींची यहाँ, सही। अब मैं आपको रूलर से मेजर करके बताता हूँ कि नीचे वाली जो लाइन है उसका उसका डिस्टेंस है 6 6.7। अब मैं आपको ग्रीन वाली का आपको डिस्टेंस करके बताता हूँ कि ग्रीन वाली का जो है वो कितना डिस्टेंस है। ये है तकरीबन 7.2। 7.2 अब समझ में आया। जो ब्लैक वाली जो सीधी लाइन जा रही है उसका डिस्टेंस है 6.7, और जो ग्रीन है वो थोड़ी सी स्लांट जा रही है, थोड़ा सा एंगल बनाती हुई जा रही है, तो उसका है 7.2। इसका मतलब अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा है तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू रीच द अर्थ, जिसकी वजह से हीट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर फॉल करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये है आपका सबसे पहला था एंगल ऑफ द सन, latitude and angle of the sun. The lower latitude, the sun rays strike the earth more directly, making the heat more concentrated and intense. At higher altitude, sunlight arrives at a slanted angle. ये वही बात है। हाई एल्टीट्यूड का मतलब एंगल आपका ज्यादा है, spreading over a wider area and causing less heating. There, the southern Pakistan is hotter due to a higher solar angle compared to the northern area. तो आपके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, आपके पूरे पूरे अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल पर क्यों सबसे ज्यादा ठंडक होती है, वहां पर फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, क्योंकि सन की रेस को पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर सन की रेस को पहुंचने में कम डिस्टेंस लगता है। या तो सन की रेस यूं पहुंचेगी या सन की रेस यूं पहुंचेगी, जिस तरीके से पहुंचे सन की रेस को पहुंचने में टाइम लगेगा, हीट इंटेंसिटी कम हो जाएगी। क्लियर है? अब आ रहा है ना समझ में? यही तो बात है। ये है लैटिट्यूड एंड एंगल ऑफ द सन।
दूसरा, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। ये भी एक थोड़ा डीप टॉपिक है। ये भी हम बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ये लेक्चर थोड़ा-सा लंबा होगा, पर बहुत डिटेल लेक्चर है ये। अगर ये समझ लिए ये सारी बातें, तो आपका क्लाइमेट चैप्टर तो आधे से ज़्यादा ओके हो। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होते हैं। आ जाओ, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। एक बात आपको इससे पहले समझनी पड़ेगी, कुछ नेचुरल फिनोमेना आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहला नेचुरल फिनोमेना होता है आपका लैंड और सी को लेकर। लैंड और सी को लेकर कुछ नेचुरल फिनोमेना है जिसको हमारे में समझना लाजमी है। नेचुरल फिनोमेना क्या है कि जो लैंड है, लैंड हीट्स अप क्विकली as compared to sea, and sea takes time longer than land to heat itself. लैंड जो है वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, जो समंदर है, जो सी है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली जाके हीट अप होता है। तो लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म होगी, सी बड़ा टाइम से गर्म होगा। इसका मतलब जो लैंड का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, जो सी का टेम्परेचर है वो कम होगा। समझ रहे हो? दूसरी बात कि लैंड ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी। इट कूल्स इटसेल्फ मोर क्विकली। जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी एज़ कंपेयर टू सी, एंड सी टेक्स टाइम इन कूलिंग इटसेल्फ। तो जो समंदर है वो गर्म होने के लिए भी टाइम लगाएगा और ठंडा होने के लिए भी टाइम लगाएगा। जो समंदर है वो गर्म होने के लिए भी टाइम लगाएगा, ठंडा होने के लिए भी टाइम लगाएगा। तो लैंड जो है वो ज्यादा जल्दी ठंडी होकर पड़ी हुई होगी, और जो सी है वहां पर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा जब कूल डाउन की इफेक्ट की बात आएगी। तो लैंड और सी गर्म कब होते हैं? ड्यूरिंग द डे टाइम, जब आपका इंसुलेशन पीरियड। इंसुलेशन पीरियड क्या होता है? इंसुलेशन पीरियड इज कि जब हीट, अब जब जो लैंड या सी अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करती है। जब लैंड और सी अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करेगी, उसको आप कहते हो इंसुलेशन। जब लैंड और सी हीट को अपने अंदर पकड़ रहा है, उसको आप कहोगे इंसुलेशन। और इंसुलेशन कब होगी? डे टाइम में होगी। और ये इंसुलेशन का ऑपोजिट जो है, जो हीट को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब हीट निकलेगी कब? वो निकलेगी रात में। हीट रात में निकलती है, तो जो लैंड है वो रात में एज कम्पेयर टू द सी ज्यादा ठंडा होता है। जो सी है वो ज्यादा गर्म होता है रात का। बातें क्लियर हैं कुछ? नहीं ना? आओ, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज समझेंगे तो हम और चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, सबसे पहले लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है? लैंड ब्रीज ये होता है कि ये आपका बेसिकली लैंड है और ये आपका है समंदर। लैंड पर एक छोटा सा एक घर भी है, एक और घर भी है, यहाँ पर पोल भी है। अच्छा, बैक टू टॉपिक के लिए, ये लैंड है और ये आपका समंदर है, ये आपका सी है। अब ड्यूरिंग डे टाइम, ये दिन का टाइम है, ये सूरज निकला हुआ है और ये दोनों इंसुलेशन कर रहे हैं। इंसुलेशन क्या होता है? दोनों हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने अंदर। जब हीट को ये दोनों एब्जॉर्ब कर रहे हैं ड्यूरिंग डे टाइम, जब सूरज आपका बाहर है, तो होता ये है कि जो लैंड के बारे में हमने फिनोमिना पढ़ा था, वो हमने ये पढ़ा था कि लैंड जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, जिसकी जिसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सी। तो लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सी, क्योंकि लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। वो इंसुलेशन ज़्यादा तेज़ी से करता है। तो लैंड आपका ज़्यादा जल्दी गर्म है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सी।
अब इसको ज़रा साइड रख के हमें एक और नेचुरल फिनोमेना समझना पड़ेगा कि हवा कहाँ से कहाँ जाती है। द विंड ब्लोज़ फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। द विंड ब्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। ये बात अपने जहन में बिठा लो। अगर क्लाइमेट समझना है तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि विंड ब्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। हाई प्रेशर मींस लो टेम्परेचर, लो प्रेशर मींस हाई टेम्परेचर। समझ लो। हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड ब्लो करती है, वो उस तरह वो डायरेक्शन नेचुरल फिनोमेना है कि विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। High pressure means low temperature and the low pressure means high temperature. तो लो टेम्परेचर का मतलब ठंडक, इसको मैं कूल लिख देता हूँ, उसको मैं वार्म लिख देता हूँ कि आप और अच्छी तरह समझ सको कि जो लो टेम्परेचर है वो कूल वाला है, जो हाई टेम्परेचर है वो वार्म वाला है। मींस हाई प्रेशर मींस कूल, लो प्रेशर मींस वार्म। ठीक। तो अब हमें ये समझना था कि जो लैंड है वो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सी। अब क्या हाई प्रेशर है, क्या लो प्रेशर है? सोचो ना, बैठे हुए क्या हो, सोचो। मैंने भी ऊपर क्या बताया है कि हाई, अगर लो टेम्परेचर है उसका आप कहोगे हाई प्रेशर, जो लो टेम्परेचर है उसको कहोगे हाई प्रेशर। ये आपका हो जाएगा हाई प्रेशर। टेम्परेचर जिसका ज्यादा है, जिसका हाई टेम्परेचर है, उसका होगा लो प्रेशर। इसका मतलब सी का होगा हाई प्रेशर, लैंड का होगा लो प्रेशर। और हवा कहाँ से कहाँ चलती है अभी बताया आपको मैंने। यस, सही जवाब। हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो समंदर की हवा चल रही है, इसका मतलब सी ब्रीज। दोपहर के टाइम पर, दिन के टाइम पर आपकी सी ब्रीज होती है। ये क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है? नहीं है दोबारा रिवाइंड करके आप देख लो। ठीक है, अब मैं समझाता हूं आपका लैंड ब्रीज। ये आपका है लैंड, ये है आपका सी, और ये है आपकी रात। यहाँ पर एक चांद और ये कुछ सितारे। अब क्या होता है, रात में इंसुलेशन तो नहीं है, रात में तो अपनी हीट को आप एक्सट्रैक्ट करते हो, अपनी हीट को निकालते हो। जब हीट को आप निकाल रहे हो उसका मतलब लैंड से भी हीट निकल रही है, सी से भी हीट निकल रही है। पर मैंने आपको नेचुरल फिनोमेना पहले ही बता दिया है कि जो लैंड है वो ज्यादा जल्दी कूल डाउन होगा एज कम्पेयर टू द सी। जब लैंड ज्यादा जल्दी कूल डाउन होगा इसका मतलब जो लैंड का टेम्परेचर है वो कम होगा, सी का टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा का मतलब क्या होता है, लो प्रेशर। टेम्परेचर कम का मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर। तो हवा कहाँ से कहाँ चलती है, अभी आपको बात बताई थी। हवा चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसका मतलब ये होगा लैंड ब्रीज। रात के टाइम पर लैंड ब्रीज होगी, क्योंकि आपके जो सी है वो ज्यादा गर्म हुआ हुआ होगा एज कम्पेयर टू लैंड। और लैंड में आपको जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर बना हुआ होगा और सी में लो प्रेशर बना हुआ होगा। तो रात के टाइम पे आपकी चलती है लैंड ब्रीज। ये आपका कॉन्सेप्ट था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का, जो हमने बहुत सुकून से, बहुत इजी वर्डिंग में डायग्राम के साथ हमने बात समझ ली। ठीक। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट बेसिकली आपके ये होता है, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट ये कहता है जो समंदर के पास वाले एरिया हैं वहां से समंदर की हवा आ रही होगी, समंदर की हवा आ रही है। इसका मतलब कि आपके समंदर की हवा वैसे ही ठंडी होती है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। जो समंदर के पास वाले एरिया होंगे वो ज्यादा ठंडे होंगे एज कम्पेयर टू अदर। अगर सवाल आता है कि कराची और मुल्तान के टेम्परेचर में क्यों फ़र्क है, कराची क्यों ठंडा है एज़ कम्पेयर टू मुल्तान, तो आप ये कहोगे कि मुल्तान के पास समंदर नहीं है, कराची के पास समंदर है। जो हवा हवा आ रही है, वो समंदर से आ रही है, तो कराची के पास समंदर पड़ता है, तो समंदर की हवा कराची को जब लगती है, तो वो ठंडी होती है। मुल्तान के पास कोई समंदर नहीं है, तो वहाँ पर आपका ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए मुल्तान का टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कराची।
ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। ये आप इंग्लिश में नोट्स भी पढ़ सकते हैं और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं एल्टीट्यूड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे नहीं समझ पाते। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि ऊपर कौन है, मरी है या कराची है? ऊपर तो सर मरी आता है, नीचे आपका कराची आता है। मरी का एल्टीट्यूड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कराची। कराची का एल्टीट्यूड 0 से लेकर आप 100 तक कहोगे क्योंकि वो तो सी लेवल पर ही आपका पड़ता है। मरी का एल्टीट्यूड आपका अराउंड 2000 मीटर अबव सी लेवल होता है, तो मरी का एल्टीट्यूड ज्यादा है कराची से। मरी का एल्टीट्यूड ज्यादा है तो वो तो सन के ज्यादा करीब होगा। सन इससे ज्यादा करीब तो मरी होगा। पर मरी में क्यों ठंडक होती है, कराची में क्यों गर्मी होती है? ये होता है हवा की वजह से। क्योंकि इज मरीज एयर इज सो थिन, वो इतनी पतली होती है कि उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाती। मरी की हवा इज सो थिन कि उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब भी नहीं होती। ऑक्सीजन का भी हमारा यही कहानी होती है कि आप जितना ऊपर जाओगे, जितना एल्टीट्यूड की तरफ जाओगे, वहां पर ऑक्सीजन भी कम होती है क्योंकि एयर इज सो थिन देयर के वो ऑक्सीजन भी कम ट्रैप कर पाती है। कराची की हवा में ह्यूमिडिटी कितनी होती है? ला अपने हैदराबाद की हवा में, सक्खर की हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है क्योंकि एयर इज सो डेंस एयर इज सो डेंस इन कराची कि उसके अंदर सब है। उसके अंदर पोल्यूशन भी है, उसके अंदर आपके नमी भी है, ह्यूमिडिटी भी है, वाटर वेपर्स भी है। उसके अंदर आपके ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा होता। कराची में कराची में कभी भी आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होती क्योंकि वो एयर इतनी डेंस है। ऊपर आपको ऑक्सीजन की कमी होगी, आपका ज्यादा जल्दी सांस फूल जाएगा। वो क्यों? क्योंकि एयर इज सो थिन कि वहां पर वो हीट एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। अब समझ आया कि मरी में क्यों आपकी ज्यादा ठंडक होती है इस कंपेयर टू कराची। ये सिर्फ हवा का फर्क है। जितना आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जितना एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा उतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इनका भी नेगेटिव रिलेशन। 6.5 डिग्री आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है 1000 मीटर के ऊपर। Hence, high altitude areas like Mani's Kedduns are much cooler than the lower temperature. मैंने आपको डिटेल बता दी कि ऐसा क्यों होता है। हवा की वजह से होता है क्योंकि एयर इतनी पतली, जितना ऊपर जाओगे उतना हवा इतनी पतली हो जाएगी कि उसके अंदर हीट ही एब्जॉर्ब नहीं होगी। क्योंकि हीट जो है वो असल में खुद कुछ नहीं होती, वो हवा के साथ मिलती है तो आपको गर्मी लगती। ये कॉन्सेप्ट है एल्टीट्यूड ऑफ टेम्परेचर। सो एल्टीट्यूड इज वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट टेम्परेचर। आप लिख सकते हो एक बार कराची और मरी में, ये लिख सकते हो कराची और इस्लामाबाद में, ठीक है। एंड नंबर 4 एंड द लास्ट इज क्लाउड कवर। क्लाउड कवर क्या होता है कि अगर ये आपका लैंड है और ये आपके हैं क्लाउड्स, ये आपके क्लाउड्स हैं, ठीक है। तो अगर ये ऊपर आपका सन है, एक सेकेंड, ये ऊपर आपका सन है, तो सन की रे जब आ रही होंगी तो ये क्लाउड से वापसी चली जाएंगी। और एक क्लियर पिक्चर मैं आपके लिए बना देता हूं। ये है लैंड और ये है आपके क्लाउड्स और ये है आपका सूरज, सूरज की रेज। आज जब सूरज की रेज आ रही होगी तो वो क्लाउड से टकरा के वापसी चली जाएगी। सूरज की रेज आई, टकरा के वापस चलेगी। हाँ, कुछ इंसुलेशन, ऐसा नहीं सारी वापस जाती, कुछ इंसुलेशन होती है। कुछ इंसुलेशन, इंसुलेशन क्या है? हीट की एब्जॉर्ब, जो लैंड हीट को एब्जॉर्ब करता है उसको आप कहते हो इंसुलेशन। तो क्लाउड कवर में सीन कुछ ऐसा होता है कि क्लाउड की मदद से जो सन की रेज है वो टकरा के वापसी चले जाते हैं, कुछ रेज सिर्फ नीचे पड़ती हैं, जिसकी वजह से दिन में तो आपके यहाँ पर ठंडक होगी क्योंकि सन की रेज कम आ रही है, इसका मतलब हीट कम आ रही, तो हवा में हीट ही नहीं होगी क्योंकि हीट ही इतनी कम आ गई। तो दिन में तो ये अच्छा
अच्छा टेम्परेचर देगा। दिन में तो आपको डे में तो आपको टेम्परेचर में तो बहुत मज़ा आएगी। टेम्परेचर आपका बड़ा कम होगा। पर रात में जब हम जो हीट है, वो जब एक्सट्रैक्ट होगी, जब हीट निकालेगा लैंड, तो भी हीट वापसी आ जाएगी। समझ रहे हो? हीट पे टकरा के वापसी आएगी। तो एट नाइट रात में आपका ये नेगेटिव इफेक्ट देता है, क्योंकि रात में जब क्लाउड कवर है तो आपकी जब हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है तो वो क्लाउड से टकरा के जब वापसी आएगी तो वो आपके इस एटमॉस्फेयर में ही घूमती रहेगी हीट। तो रात में अगर क्लाउड कवर है तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। रात में गर्मी ज्यादा हो। दिन में तो परफेक्ट है, दिन में तो मजा आएगा कि क्लाउड है, क्लाउडी वेदर है, सन की रेज आ ही नहीं रही। पर रात में ये नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। रात में आपका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा। ये आपके 4 फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं आपके टेम्परेचर को। समझ गए? सीख गए? तो ये आपके 4 फैक्टर्स थे जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका था, वो आपका था लैटिट्यूडनल इफेक्ट। जो दूसरा आपका था, वो था आपका क्लाउड कवर। जो तीसरा है, वो है आपका एल्टीट्यूड। जो चौथा है, जो लास्ट है, वो है आपका कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, जिसमें हमने समंदर की हवा का पढ़ा। जब समंदर की हवा चलेगी जिस एरिया में, तो आपका मजा आएगा, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा होगा। तो वो एरिया जो कोस्टल में है, उनका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू जो कोस्ट से बाहर है, जैसे कि मुल्तान, जैसे कि जैकबाबाद। जैकबाबाद इज वन ऑफ द हॉटेस्ट सिटी ऑफ योर कंट्री। ठीक है, आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हमने ये कवर करा कि सबसे पहले तो क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क है। फिर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ पाकिस्तान देखा। हमने हमने 4 क्लाइमेटिक ज़ोन्स को भी इस लेक्चर में कवर कर दिया कि 4 आपके क्लाइमेटिक ज़ोन्स कौन-से होते हैं, हाईलैंड, लोलैंड, कोस्टल और एरिड। क्लियर है?